बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिज़ाब चैनल के मुअज़्ज़िज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। रूह यारिम का एतबार तोड़ के बाहर आ गई थी। उसका दिल चाहा था कि वो फूट फूट कर रोए, लेकिन वो जानती थी जिसका एतबार तोड़ के वो बाहर आई है वो उसे चुप करवाने नहीं आएगा। लेकिन उसके पास यारिम को बदलने का आखिरी मौका था। किसी भी तरह से उसे एक आम जिंदगी देनी थी। उसे यारिम को एक आम जिंदगी देनी थी, एक आम इंसान बनाना था। न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी छीनी थी यारिम। आप तो कहते हैं कि जो काम करते हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान लेना कब से ठीक होने लगा। वो एक कातिल था और उसे यारिम को ज़िंदगी देनी थी जैसी वो चाहती थी। आज उसने यारिम का दिल दुखाया, उसका एतबार तोड़ के बाहर आई। वो जानती थी शायद यारिम उसे इस गलती के लिए कभी माफ़ ना करे, लेकिन उसने सोच लिया था कि अब वो वापस आने की यही शर्त रखेगी कि यारिम को ये काम छोड़ना पड़ेगा। वो दूसरे कमरे में आकर लेट गई। नींद तो उन दोनों को नहीं आनी थी, क्योंकि आज उन दोनों का दिल बर्बाद हुआ था। सारी रात वो एक सेकंड को भी ना सोया और सुबह रोशनी होते ही खिज़र उसका वीज़ा और पासपोर्ट लेके आया था। शायद रूह ने उसे ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वो ऐसे ही कमरे में लेटा था जब रूह कमरा खोल के अंदर आई। बिना उसे देखे अपना सामान पैक करने लगी थी। वो खाली खाली नज़रों से उसे देखता रहा, लेकिन रूह ने एक नज़र उस पर ना डाली। उसके सामने उसने अपना सारा सामान पैक किया। बाहर शायद खिज़र के अलावा कोई भी ना था, इसीलिए और कोई आवाज़ सुनाई ना दे रही थी। लेकिन जब रूह ने बाहर जाके कहा कि मासूमा शोनू मैं तुम्हारे हवाले करके जा रही हूँ, इसका बहुत ख्याल रखना। यानी उनको पता चला कि वो चारों बाहर हैं, लेकिन शायद वो भी इसकी तरह उसके जाने का गम मना रहे थे। वो आहिस्ता से उठकर बाहर आया। रूह ने अभी भी उसकी तरफ ना देखा था, लेकिन खिज़र ने एक नज़र देखा और दोबारा ना देख पाया। एक ही रात में उसकी क्या हालत हो गई थी। उसकी आंखें उसके रात भर रोने की चुगली खा रही थी। शारिब का दिल चाहा था कि अभी जाके उसके सीने से लग जाए। उसकी हालत देखकर उसे अपना दिल फटता हुआ महसूस हुआ था। न जाने इस नाजुक सी लड़की को उस पर तरस क्यों नहीं आ रहा था। वो मोहब्बत के सारे मरहले तय कर चुका था। वो इश्क की आखिरी सीढ़ी पर खड़ा था, लेकिन उसका साथ देने के लिए रूह तैयार न थी। खिज़र को लगा अब भी रूह यहाँ से ना निकली तो यानी उसे कभी नहीं जाने देगा, हमेशा के लिए कैद कर लेगा। चलो रूह, उसने कहते हुए रूह का बैग थामा और बाहर निकल गया, जबकि खिज़र के पीछे वो तीनों भी बाहर निकल गए थे। जब रूह को अपने पीछे से किसी का हिसार महसूस हुआ। मैं तो एक ही रात में तुम्हारे बगैर थक गया, किसके भरोसे छोड़ के जा रही हो मुझे। रूह को अपना कंधा फिर से भीगता हुआ महसूस हुआ तो उसके हिसार से निकल कर वो बाहर चली गई थी। यानी ने अपना फ़ोन निकाला। फुरकान को बोल दो कि अपनी कब्र तैयार करवा ले, क्योंकि मैं उसके पीछे कोई नहीं है जो इसके लिए कब्र बनवाएगा। बस इतना कहकर वो फ़ोन बंद कर चुका था। फिर बाहर आया। रूह के साथ वो चारों एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे। खिज़र स्पेशल सर्विसेज रखवाना उसे डर लगता है, वो खिज़र को कहकर पीछे हो गया था, जबकि रूह उसकी आंखों में देखने की हिम्मत न कर सकी। उसने बहुत हिम्मत से ये फैसला किया था और वो ये भी जानती थी कि एक बार अगर उसने यारिम की नज़रों में देख लिया तो दोबारा कभी उसे ये मौका नहीं मिलेगा। उसे नहीं लगा था कि उसे एयरपोर्ट पर सारिम मिलने आएगा। सारिम तो जानता भी नहीं था कि वो पाकिस्तान जाने वाली है। तो तुम जा रही हो उसे छोड़ के, सारिम ने पूछा। आपको तो खुश होना चाहिए, न जाने क्यों रूह तल्ख हुई थी। अगर मुझे तब अंदाज़ा होता ना कि वो तुमसे कितनी मोहब्बत करता है तो मैं उससे उसकी ज़िंदगी छीनने की गलती कभी ना करता। बहुत सस्ती नहीं निकली तुम्हारी मोहब्बत। खैर खुश रहो, सारिम भी उसी के अंदाज में बोला। एयरपोर्ट पे वो अपनी फ़्लाइट के अनाउंसमेंट का इंतज़ार करने लगी थी। जानती हो रूह, मैंने कभी सोचा ही नहीं था मेरी भी फैमिली होगी। बहुत छोटी सी उम्र में मुझे एक क्लब में बेच दिया गया था। दुबई की हर क्लब का एक रूल है, जब तक लड़की 18 साल की ना हो जाए उसे किसी के सामने बेचा नहीं जाता। उसे उम्मीद ना थी कि लैला उसे इस तरह से कोई बात करेगी। वो खामोशी से सुनने लगी। मुझे कंप्यूटर की A to Z हर चीज़ जानने का शौक़ था। मुझे जुनून था कि मैं किसी के भी कंप्यूटर में जाकर उसकी हर चीज़ को हैंडल करूं। मैं सीखने भी लगी थी कि मुझे बेच दिया गया। कंप्यूटर से इश्क करने वाली लड़की एक क्लब में डांस करती थी। सारा दिन नाचने के बाद हमें सिर्फ इतने पैसे मिलते थे कि एक वक्त का खाना खा सके। ऐसे में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने का ख्वाब अधूरा ही रह गया, लेकिन फिर भी मैंने कंप्यूटर से कभी दूरी नहीं बनाई। ये मेरे शौक़ का हिस्सा था जिसे मैंने हर कीमत पर पूरा करना था। एक दिन वो क्लब बंद हो गया, सब लड़कियों को आज़ादी मिल गई। जानती वो आज़ादी किसने दिलवाई थी? तुम्हारे यारी में। और फिर उसने मुझे अपने साथ कंप्यूटर हैकिंग के काम पर रख लिया।
उसने सिर्फ मेरी इज़्ज़त नहीं बचाई, उसने मेरे ख्वाब टूटने से बचाए थे। मैं ये नहीं कहती कि जानिम सही है, वो गलत है, सारी दुनिया के लिए गलत होगा, लेकिन वो तुम्हारे लिए गलत नहीं है। उसने तुमसे मोहब्बत नहीं की रू, उसने तुमसे इश्क किया है। मैं ये नहीं कहती कि तुम अभी मेरे साथ वापस चलो, लेकिन प्लीज़ वापस आ जाना। वो तुम्हारे बगैर मर जाएगा। लैला खामोश हो चुकी थी जब उसे शारिफ की आवाज़ सुनाई दी। मैं 11 साल का था, मेरे मॉम डैड का डिवोर्स हो गया। दोनों को मेरी ज़रूरत नहीं थी, दोनों ने अलग अलग शादी कर ली और मुझे भूल गए। मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे अपने साथ ऐसी जगहों पर लेके जाते जहाँ वो लोग मुझे आहिस्ता आहिस्ता नशे का आदी बनाने लगे थे, जिसके बाद वो अक्सर अपने काम मुझसे निकलवाते। मैं एक ड्रॉप के लिए चोरियां करने लगा। नशे की लत इस हद तक बढ़ गई कि मैं किसी का कत्ल करने को भी तैयार था। इस तरह एक दिन मुझे यारी मिला और मैंने उसे कत्ल करते हुए देखा। मैंने उससे कहा कि मुझे भी पिस्तौल दो, मैं भी किसी को भी मार दूंगा और बदले में तुम मुझे पैसे देना। जानती हो यारिम ने मुझे क्या दिया? जानती हो यारिम ने मुझे क्या दिया? राइट गाल पे तमाचा, और एक तमाचे से ही मेरी अकल ठिकाने लग गई। शारिफ मुस्कुराकर बोला था। फिर मैंने उसकी मिन्नतें की कि ये प्लीज़ मुझे अपने साथ रख लो, मेरा कोई नहीं है। तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा कि आज के बाद मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है, मैं हूँ तुम्हारा। शारिफ अभी भी मुस्कुरा रहा था। वो होगा सबके लिए बुरा, लेकिन तुम्हारे मामले में उससे अच्छा और कोई नहीं है। यारिम से ज़्यादा तुम्हें और कोई प्यार नहीं कर सकता। जानती हो उन्होंने मेरी सबसे बड़ी गलती माफ़ कर दी। मैं उनके दुश्मनों के साथ मिलकर उन्हें धोखा देने लगी थी। शारिफ की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि मासूमा बोल उठी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं उनकी फैमिली हूँ, उनके दोस्त की बेटी हूँ, मुझे सड़कों पर रुलने के लिए नहीं छोड़ सकते। वो कभी किसी को माफ़ नहीं करते, ना जाने क्या सोच के मुझे माफ़ कर दिया। लेकिन रू तुम्हारी हर गलती माफ़ कर सकते हैं। वो तुम्हारी ये गलती भी माफ़ कर देंगे। प्लीज़ वापस आ जाना। मासूमा बहुत आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी। अब सब जाओ तुम लोग, मुझे रू से कुछ देर के लिए बात करनी है। खिजर ने सबको जाने का इशारा किया तो वो लोग खामोशी से उठकर चले गए। आपकी कहानी मैं पहले ही सुन चुकी हूँ खिजर भाई। वो इसके करीब आकर बैठा तो वो कहने लगी थी, चलो एक बार फिर से सुन लो, शायद इस बार तुम्हें मेरी कहानी अच्छी ना लगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि वापस आ जाना, मत जाओ। यारिम तुम्हारे बगैर मर रहा है, बस इतना कहूँगा। तुम्हारे मामू ने वादा किया है कि उसकी भांजी वापस ज़रूर आएगी, और अगर तुमने अपने मामू का वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। खिजर ने अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए उसे देख कर कहा तो रू बेयकीनी से देखने लगी थी। वो 13 साल का था जब उसने पहली बार अपने बाप का कत्ल किया था। उसका बाप उसकी माँ को किसी और के बिस्तर पर भेज रहा था, और यारिम की गैरत ने गवारा ना किया कि उसकी माँ की इज्जत को इस तरह से बर्बाद किया जाए। मेरी बहन को 20,000 में बेचा गया था, और इस 20,000 की कीमत वो हर रोज़ दिन रात तुम्हारे बाप की मार खा के चुकाती। तुम्हारा बाप दिन रात जानवरों की तरह उसे मारता था और हर रात को इस्तेमाल करता, और फिर जब वो माँ बनने वाली थी तो उसका इलाज तक नहीं करवाया। मैं 16 साल की थी तुम्हारी माँ जब तुम्हें जन्म देते हुए मर गई, और तुम्हें लाकर तुम्हारी सौतेली माँ और उसकी बेटियों के सामने फेंक दिया। और उन्हें एक नौकर की ज़रूरत थी जो मेरी सूरत में उन्हें मिल गया। वो लोग दिन रात मुझसे काम करवाते सिर्फ तुम्हारी एक झलक दिखाने के लिए। मैं दिन रात तुम्हें एक नज़र देखने के लिए पागलों की तरह दौड़ता, और अपना काम निकलवा कर वो मुझे घर से बाहर फेंक देते। सारा दिन सारी रात मैं घर से बाहर सर्दी में तड़पता रहता। कोई नहीं था पूछने वाला। जिस दिन यारिम कत्ल करके घर से भागा, मैं भी उसके पीछे भाग आया था। वहाँ से भागकर हम रेलवे स्टेशन पहुँचे, जहाँ दो लड़के एक लड़की को ज्यादती का शिकार बना रहे थे। मैंने उसे पत्थर मारा और यारिम ने उसे अपना चाकू देखते ही देखते हमारे सामने एक लड़का मर गया और दूसरा भागने लगा। यारिम ने मुझे आर्डर दिया कि उसे भागने मत देना, और मैंने उसे भागने नहीं दिया। और उसके बाद मैं आज तक उसके ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूँ। ये कहते हुए मुझे शर्म नहीं आती कि मैं यारिम का आदमी हूँ। हम दोनों एक समंदर के पास पहुंचे तो वहाँ कुछ लोग चोरी से दुबई जा रहे थे। उन्हीं में सिद्दीक और सारिम भी थे। सारिम यतीम लड़का था जिसे सिद्दीक अपने साथ लेके जा रहा था, और जब उसे पता चला कि हम भी यतीम हैं तो वो हमें भी अपने साथ ले गया। हमें नहीं पता था कि सिद्दीक वहाँ क्या काम करता है, लेकिन उसने हमें बहुत अच्छे स्कूल में डाला था। हमारी अच्छी तालीम का ख्याल रखने लगा। मैंने उसे बताया कि मैं यहाँ पर बहुत पैसा कमा के तुम्हें अपने साथ लेके आऊँगा। सिद्दीक ने मेरी बहुत मदद करने की कोशिश की, लेकिन एक दिन हमें पता चला कि वो ये काम करता है। वो दुबई के डॉन के आगे काम करता है। सानिम 15 साल का था जब उसे पता चला कि सिद्दीक ये काम करता है, तो वो हमें छोड़कर एक यतीम खाने में चला गया।
और वहीं अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने लगा। उसे ये सब कुछ गलत लगता था, लेकिन मुझे और यानिम को ये सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था, क्योंकि जो मकसद हमने पूरा करना था वो बस उसी काम से पूरा हो सकता था। और हमारा मकसद था कि हम किसी भी औरत को इस्तेमाल नहीं होने देंगे। और हमने अपना मकसद पूरा किया। 16 साल की उम्र में यानिम ने उस डॉन को कत्ल कर दिया था और खुद उसकी जगह बैठ गया। उसके बाद से यानिम दुबई का डॉन है और मैं उसका सबसे ख़ास आदमी। मुझे फ़ख्र है ये बात कहने में। खिजर अभी बोल ही रहा था कि रू की फ़्लाइट की अनाउंसमेंट हो गई। जाओ रू, तुम यानिम को इसलिए छोड़ के जा रही हो क्योंकि वो एक कातिल है, क्योंकि वो एक गुंडा है, लोगों की जान लेता है। लेकिन मुझे फ़ख्र होता है ये कहने में कि मैं उसका आदमी हूँ। तुम्हें अपनी भांजी बनाकर उस दिन गले लगाऊंगा जब तुम यानिम के पास वापस आओगी, वरना यही सोचूंगा कि तुम मेरे दोस्त का दिल दुखाने वाली एक आम सी लड़की हो। मुझे मेरी भांजी कभी मिली ही नहीं थी। खिजर जा चुका था, जबकि रू आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती जहाज़ की तरफ जाने लगी। और ये वो वक्त है जब वो सही और गलत में फ़र्क नहीं कर पा रही थी। वो जहाज़ में बैठी मुसलसल रो रही थी। आंसू थे जो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल था जो गम से फटा जा रहा था। उसका अपना मामू, उसका सबसे अजीज़ रिश्ता, आज सिर्फ उस शख्स के लिए उसे छोड़कर चला गया क्योंकि वो सही था और उसके मामू ने सही को चुना था। एयर होस्टेस कोई 10 बार इसके करीब आकर पूछ चुकी थी, मैम आपको डर तो नहीं लग रहा? मैम हम आपकी सीट चेंज करवा दें अगर आपको यहाँ डर लग रहा है तो। और वो उसे एक बार भी ये नहीं बता पाई कि उसका डर सिर्फ और सिर्फ यानिम के सीने से लगकर ख़त्म होता है। तुम बेफिक्र हो जाओ यानी मैंने सारा इंतज़ाम करवा दिया था। रू आराम से पाकिस्तान पहुंच जाएगी, उसे वहाँ कोई मसला नहीं होगा। मैंने ड्राइवर का इंतज़ाम करवा दिया है, वो उसे सीधा फातिमा बीबी के घर ले जाएगा। खिजर ने उसे बेफिक्र करने की नाकाम सी कोशिश की, जबकि यानिम कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और बार बार एक ही बात कर रहा था कि वो बहुत डर गई होगी। जानते हो खिजर, जब वो पहली बार यहाँ आई थी और पहली बार जब उसने मुझसे बात की थी तो उसने क्या कहा था? उसने कहा था कि वो जहाज़ में बहुत डर गई है, उसे बहुत डर लग रहा है। और इस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं उसे कभी अकेले सफ़र नहीं करने दूंगा। मैं तो अपने आप से किया हुआ वादा न निभा सका, और वो जो कहती थी कभी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी, वो भी अपना वादा तोड़ गई। और जब आएगी ना, मैं उसे इस गलती की बहुत बड़ी सज़ा दूंगा और तुम मुझे बिल्कुल नहीं रोकोगी। वो उसे उंगली दिखाते हुए बोला, जबकि खिजर उसकी हालत पर कुछ नहीं बोल पा रहा था। वो जब पाकिस्तान पहुंच जाए तो मुझे बता देना। खिजर कमरे से जा रहा था जब पीछे से यानिम की आवाज़ सुनाई दी। वो सुनकर गर्दन हिलाता बाहर निकल गया। एयरपोर्ट के बाहर गाड़ी उसका पहले ही इंतज़ार कर रही थी। इससे इसके बारे में पूछकर उसे खिजर के बारे में बताया और फिर से फातिमा बीबी के घर के बाहर छोड़ आए। अपने मोहल्ले में पहुंचकर बहुत सारे लोग उसे पहचान चुके थे और वहाँ पर मारिया भी उसे देख चुकी थी, लेकिन अपने घर की तरफ जाने की बजाय वो फातिमा बीबी का दरवाज़ा खटखटाने लगी। फातिमा बीबी ने दरवाज़ा खोलकर उसे अपने सीने से लगाया। तेरे आने की खबर तेरा शौहर मुझे पहले ही दे चुका है, वो उसे मुस्कुराते हुए बताते अंदर ले आई थी। शायद वो बस उसके यहाँ आने के बारे में जानती थी। खिजर ने अभी आकर बताया था कि वो पाकिस्तान पहुँच गई है और बिल्कुल ठीक है। ठीक है, फुरकान को बुलाओ। यानिम ने दूसरा ऑर्डर दिया था, तुम उसके साथ क्या करने वाले हो? इस बेचारे ने, खिजर ने कुछ कहना चाहा। उस बेचारे ने मुझसे मेरी ज़िंदगी दूर कर दी है, उसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। उसने मुझसे मेरी ज़िंदगी छीनी है, अब मैं उसे उसकी ज़िंदगी छीनूंगा। अगले 10 मिनट में वो यहाँ होना चाहिए। खिजर ने फुरकान का अंजाम सोचा तो उसके अपने माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे आने लगे थे, लेकिन वो जानता था फुरकान को उसके किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसकी गलती छोटी नहीं थी। वो जब से आई थी फातिमा बीबी की गोद में सर रख के रोए जा रही थी। अगर तुझे वहाँ से आना इतना ही बुरा लग रहा है तो तू क्यों आई थी? तू वहीं रुक जाती अपने शौहर के पास। अगर वो सही है तो क्यों आई तू उसे छोड़ के? बस मेरा बच्चा, तू रोना बंद कर। उसे वैसे भी तूने उससे वक्त मांगा है, वो तुझसे इतनी मोहब्बत करता है, तेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वो तेरे एक इशारे का मुंतज़िर है, जब तू चाहेगी वो आ जाएगा तुझे लेने। पगली, वो कोई छोड़ थोड़ी ना रहा है तुझे जिस तरह से रो रही है। लेकिन तू मुझे एक बात का जवाब दे, अगर तुझे सब कुछ पता चल गया था तो वहाँ से वापस क्यों नहीं चली गई? फातिमा बीबी प्यार से उसका सर अपनी गोद में रखे आहिस्ता आहिस्ता उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए बात कर रही थी। फातिमा बीबी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक्त, लेकिन सारे रास्ते एक ही बात में समझी हूँ। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, मुझे उनके पास वापस जाना है।
लेकिन मैं नहीं जा पाई। जहाज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी थी। खिदर भाई मेरा मतलब है मामू ने मुझे जाने के लिए बोला तो मैं आ गई। मुझे नहीं आना चाहिए था ना, मुझे वहीं से लौट जाना चाहिए था। वो रोते हुए बोली, मैं क्यों आ गई फातिमा बीबी। वो रोते हुए बोली, क्योंकि तू औरत है। एक औरत अपनी मोहब्बत की दर्जात हमेशा बुलंद रखती है, लेकिन मर्द मोहब्बत नहीं करता, मर्द इश्क करता है। जब मर्द इश्क करता है तो अनाज जिद गरूर सब छोड़ देता है। वो अपनी मोहब्बत के सामने घुटने टेक देता है। लेकिन औरत की मोहब्बत में जिद होती है और मोहब्बत के बदले मोहब्बत चाहती है। खासकर जब उसे ये पता चल जाए कि वो मर्द उससे मोहब्बत करता है तो वो मगरूर हो जाती है। तू भी तो मगरूर हो गई है। देख अल्लाह ने तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, लेकिन तुझ में इतनी हिम्मत ना आई कि तू उस शख्स के पास लौट कर चली जाए जो तेरे लिए रोता रह गया। उस शख्स ने मोहब्बत में तुझे गरूर दिया और तू उसका गरूर तोड़ के आ गई। बहुत बुरा किया तूने रूह, बहुत बुरा। एक दिल के कई टुकड़े कर आई, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला। जा लौट जा, इसके पास बुला ले उसे। कितना वक्त दिया है उसने तुझे, फातिमा बीबी ने पूछा। 1 महीना, रूह मासूमियत से बोली। आशिक है तेरा, पहले आ जाएगा। आजमा के देख ले, इस इम्तिहान में भी पूरे 100 नंबरों से पास होगा। उठ जाके नमाज अदा कर, जा खुदा से माफ़ी मांगो, सबकी सुनता है, तेरी भी सुनेगा। फातिमा बीबी कहते हुए आहिस्ता से उसके करीब से उठी। फुरकान उसके सामने ज़मीन पर पड़ा था। शारिफ उसे एयरपोर्ट से पकड़ कर लाया था, जो यारिम से डरकर मुल्क से फरार हो रहा था। मुझे माफ़ कर दो डेविल, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं जानता था कि भाभी तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। मैं तो बस उन्हें ये बता रहा था। फुरकान अभी बोल ही रहा था जब यारिम ने एक प्लास्टिक शॉपर उसके मुंह पर चढ़ा दिया। जानते हो फुरकान, सांसें रुकना किसे कहते हैं? इसे। वो शॉपर को ज़ोर से पकड़ते हुए उसकी सांस बंद करने लगा था। कैसा महसूस हो रहा है? सांस रुक रही है ना? जान जा रही है ना? मेरी भी जा रही है। पिछले 8 घंटे से पल पल मर रहा हूँ, एक एक सेकंड तड़प रहा हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यही मेरा भी हाल है। मैं उसके बगैर मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हें जीने नहीं दूंगा। अंदाज़ा भी नहीं है कि तुमने मुझसे क्या छीना है। वो शॉपर को मज़ीद कसकर पकड़ते हुए बोला। जब फुरकान ने उसके हाथों पर अपने हाथ रखकर अपना मुंह छुड़वाना चाहा। अभी तुम मरे नहीं हो फुरकान, जब मर जाओगे मैं छोड़ दूंगा। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, क्यों तड़प तड़प के मरना चाहते हो? मैं तुम्हें आसान मौत दे रहा हूँ। उसने मज़ाहिमत ना छोड़ी तो यारिम ने कहा था, तुम ऐसे नहीं मानोगे। वो उसकी मज़ाहिमत इग्नोर करता उसे पीछे की तरफ धक्का दे चुका था। देखते ही देखते वो आग की लपेट में आने लगा था। चीखने चिल्लाने की आवाज़ दूर दूर तक जा रही थी, मगर इस आग से उसे बचाने वाला कोई ना था। 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन रूह में इतनी हिम्मत ना आई कि यारिम से बात कर सके, और ना ही यारिम ने उसे फ़ोन किया। दोनों की तरफ से खामोशी थी। यारिम अपने फैसले और नादानी पर पछता रहा था। रूह अपने फैसले और नादानी पर पछता रही थी, जबकि यारिम उसकी तरफ से पहल का बेचैनी से इंतज़ार कर रहा था। खिज़र ने उसे यकीन दिलाया था कि वो वापस ज़रूर आएगी। तुम आज भी घर नहीं गए? खिज़र जैसे ही अपने ऑफिस आया उसे ऑफिस में बैठा देखकर पूछने लगा। जब से रूह गई थी वो वापस अपने घर ना गया था। क्यों जाऊँ? घर पे कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है? इंतज़ार करने वाली तो छोड़कर चली गई। यारिम कुर्सी की पुश्त के साथ टेक लगाए आंखें बंद किए बोल रहा था। सुर्ख आंखें रात भर ना सोने की निशानदेही कर चुकी थी। शराब पी है तुमने? खिज़र ने उसके करीब आकर पूछा। तुम जानते हो मैं पीना छोड़ चुका हूँ। जो चीज़ मेरी रूह को पसंद नहीं वो मुझे भी पसंद नहीं है। वो अभी भी उसी अंदाज में बोला था। रूह को तुम्हारी उदासी भी पसंद नहीं है। वो उसके करीब बैठकर कहने लगा था, अगर उसे मेरी उदासी पसंद ना होती तो कभी छोड़ कर नहीं जाती। घर जाओ यारिम, हालत देखो अपनी। जब से वो गई है शेव तक नहीं की है तुमने। रूह से पहले भी तुम्हारी एक ज़िंदगी थी, इससे पहले भी तुम जी रहे थे, तो अब क्यों नहीं? खिज़र को अब उस पर गुस्सा आने लगा था, जो रूह के लिए अपना आप बर्बाद कर रहा था। तुम कभी नहीं समझ सकते खिज़र, वो लड़की मेरी जान है। वो इस दुनिया की पहली लड़की है जो मुझे मेरे यारिम कह के पुकारती है, जो मुझे अपना कहती है। वो मेरी सांसों में बसती है, उसके बगैर सांसें नहीं ले सकता हूँ। और तुम कहते हो कि उसके बगैर जी लूँ। हाँ, इससे पहले मेरी ज़िंदगी थी, उसके बाद कुछ नहीं है। अगर वो मुझे छोड़कर चली गई है ना, मर जाऊँगा। तुम्हारे वादे पे ज़िंदा हूँ, याद रखना। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता बाहर निकल गया था। फातिमा बीबी, आपने तो कहा था कि वो मुझे बुला लेंगे, लेकिन वो तो मुझे फ़ोन ही नहीं कर रहे। तो खुद कर ले, फातिमा बीबी ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन रूह अब रोने वाली हो गई थी। मैं कैसे करूँ? वो मुझसे नाराज़ होंगे। अब रूह की आंखों में सचमुच आंसू बहने लगे थे।
तो क्या तुझे शौहर को मनाना नहीं आता? वो नाराज़ नहीं होते मुझसे? रू ने बेबसी से कहा। मामू को फ़ोन करती हूँ, लेकिन वो भी तो मुझसे नाराज़ है। वो फिर से उदासी से बैठ गई। शारिफ भाई को फ़ोन करो, लेकिन उनमें से तो किसी का नंबर नहीं है मेरे पास सिर्फ यारिम का नंबर है। वो मोबाइल हाथ में रखे सोचे जा रही थी। फिर जब सोच सोच के थक जाती तो बैठ कर रोने लगती। वो जब से यहाँ आई थी, एक चीज़ उसने बहुत महसूस की थी कि फ़ातिमा बीबी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। वो अक्सर खांसती रहती। 2-3 बार उसने पूछा तो उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस मौसम की वजह से उन्हें खांसी है। फ़ातिमा बीबी, आपके बाल बहुत झड़ने लगे हैं। वो उनके करीब बैठी थी जब अपने बाल बनाने लगी। अरे अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, बाल तो गिरेंगे ही ना। वो अभी ये सारी बातें कर रही थी कि दरवाज़ा खोल के ताज़ीम और मारिया अंदर आई थी। वो एक हफ्ते से उन्हें इग्नोर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। उन्हें आता देखकर वो अंदर जाने लगी। जब मारिया बोल उठी, देखो अम्मा, मैडम को दुबई से क्या होके आई है, नखरे ही नहीं ख़त्म होते। चल बेटा, बहुत हो गए नखरे, आगे चल, सारा घर गंदा पड़ा है, ज़रा झाड़ू पोछा ही लगा दे। ताज़ीम ने मारिया को बोलने से रोकना चाहा था। अरे अम्मी छोड़ो, दुबई से आई है, आ तो गई है ना, इसके नसीब में यही सब कुछ करना लिखा है। नहीं मारिया बाजी, मेरे नसीब में ये सब कुछ करना नहीं लिखा। मेरे नसीब में क्या लिखा है, महल्ले के बीच में खड़ी होकर बताऊंगी। उसे लगा था कि शायद वो लोग ज़रा से शर्मिंदा होंगे, लेकिन वो तो उसे बेचकर सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। मारिया की बात ने उसे मज़ीद गुस्सा दिलाया। पूरे मोहल्ले को चिल्ला चिल्ला के बताऊंगी कि कैसे आपने शम्स के हाथों मुझे बेच दिया। क्या लगता है आपको, लौट के आई हूँ मैं? जी नहीं, मेरी इज़्ज़त का मुहाफ़िज़ मेरा अल्लाह है, उसके बाद मेरा शौहर। आपके इरादे कामयाब नहीं हुए। उससे पहले कि मैं इस पूरे मोहल्ले में आपकी कोई की भी इज़्ज़त नहीं छोड़ूं, निकले यहाँ से। वो खुद भी नहीं जानती थी कि उसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आई, लेकिन आज वो अपना सारा गुस्सा उन पर निकाल देना चाहती थी। वो माँ होकर एक बेटी को बेच सकती थी, तो फिर वो भीगी हुई लड़की होकर अपने हक के लिए लड़े क्यों ना। और फिर जिस तरह से उसका मामू सिर्फ उसको एक झलक देखने के लिए तड़पा था, वो क्यों उनसे हमदर्दी जताती। लगता है आप लोग ऐसे नहीं जाएंगे, मुझे ही बाहर निकलना होगा। वो कदम बाहर की तरफ उठाने लगी जब ताज़ीम ने उसका बाजू पकड़ लिया। न जाने क्यों वो औरत उसे सदियों की बीमार लगी। शायद बेटी की जुदाई ने उसे बहुत बदल दिया था। तानिया घर से भाग गई थी, ये खबर तो उसे यहाँ आते ही मिल चुकी थी, जबकि मारिया वो वैसी ही थी जैसे छोड़ कर गई थी। तू कहीं मत जा, हम जा रहे हैं। ताज़ीम की आवाज़ में निदामत थी, शर्मिंदगी थी, इल्तिजा थी, जिसे ना तो वो सुनना चाहती थी और ना ही ताज़ीम की शक्ल देखना चाहती थी। वो तो कहीं बातें लेके आई थी उसे सुनाने के लिए, लेकिन उसकी हालत देखकर मज़ीद एक लफ्ज़ ना बोल पाई। बस अपना हाथ छुड़वाकर अंदर कमरे में चली गई। तुम आज भी घर नहीं गए? वो ऑफिस आया तो उसे बैठे देखकर पूछने लगा। तुम्हें बता चुका हूँ, जब रू वापस आएगी तब जाया करूँगा। फ़िलहाल मुझे वो घर काटने को दौड़ता है, जहर लगता है मुझे वहाँ जाना। रू के बगैर सब कुछ खाली खाली है, उसकी आवाज़ ही सुना दो। खिजर कितने दिन हो गए हैं उसकी आवाज़ नहीं सुनी, यारिम ने कहा था। आज उसे गए हुए 13 दिन हो चुके हैं। खिजर उदासी से मुस्कुराया। 13 दिन नहीं खिजर, 10 घंटे 45 मिनट, यारिम ने कहा। वो वापस आ जाएगी, उसने फातिमा बीबी का नंबर मिलाते हुए यारिम से कहा। उसे वापस आना पड़ेगा। खिजर, अस्सलाम वालेकुम, फातिमा बीबी कैसी हैं आप? खिजर के पूछने की देर थी कि वो दौड़ के फातिमा बीबी के करीब आ बैठी। हाँ बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी रूह का शौहर कैसा है? उन्होंने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। जी वो भी बस ठीक ही है, उसकी जान तो आपके पास है। वो बाहर है, मेरा रूह से बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, इसलिए फ़ोन कर लिया। खिजर ने मुस्कुरा कर कहा। हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये लो बात करो। वो फ़ोन उसकी तरफ बढ़ाकर उठकर चली गई, जबकि खिजर ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया था। हेलो खिजर भाई, मेरा मतलब है मामू कैसे हैं आप? और वो कैसे हैं? वो बहुत मध्यम सी आवाज़ में बोली थी, जबकि उसके मामू कहने पर जहाँ खिजर का दिल खुश हो गया था, वहीं उसके कहने पर यारिम खिल उठा था। तुम्हारा वो जैसा छोड़ के गई थी वैसा ही है, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खिजर ने एक नज़र यारिम की तरफ देखा, जो उसे आंखों के इशारे से अपने बारे में कुछ भी बताने से मना कर रहा था। वो अभी बात कर रहे थे कि रूह को बाहर से शोर की आवाज़ आने लगी। मामू, घर से शोर की आवाज़ आ रही है, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। वो जल्दी से फ़ोन रखकर बाहर की तरफ चली गई। अम्मी, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे लगा था वो मुझसे बहुत प्यार करेगा, मुझसे शादी कर लेगा, लेकिन उसे सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार था। वो मुझे शादी का झांसा देकर मेरी इज्जत को 2 कौड़ी का कर गया। तानिया ताज़ीम के कदमों में गिरी रोए जा रही थी, जबकि पूरा मोहल्ला उस पर लानत डालने में मसरूफ़ था। किस मुँह से आई हुई यहाँ वापस? बेवा माँ को जीने दो, 4 दिन
सुकून से दफ़ा हो जाओ यहाँ से। मोहल्ले वाले इसे बातें सुनाने में मसरूफ़ थे, जबकि ताज़ीम दरवाज़ा अंदर से बंद किए रोए जा रही थी। सब उसे बातें सुना सुना कर अपने घर की तरफ रवाना हो चुके। जब फातिमा बीबी ने आगे बढ़ते उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा अंदर, तुम्हारी गलती काबिल माफ़ी नहीं है, लेकिन वो माँ है, आज नहीं तो कल उसका दिल पिघल ही जाएगा। फ़ोन बंद होने के बाद खिज़र उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो चाहता था कि इसका ध्यान बढ़ जाए, लेकिन वो ये भी जानता था कि यारिम का ध्यान कभी रूह से नहीं हटेगा। आज वो इंस्पेक्टर एक ज़रूरी मीटिंग के लिए दुबई आने वाला है। ये मौका अच्छा है सिद्दीक़ का इंतकाम लेने के लिए। जिस तरह से उसने सिद्दीक़ को ज़मीन के अंदर ज़िंदा दफन कर दिया था, उसे एक एक सांस के लिए मोहताज कर दिया था। हम इससे भी बुरी मौत देंगे उसे, यारिम ने गुस्से से कहा। फिर उसे बताने लगा, जानते हो खिज़र, अगर वो सब कुछ अपने फ़र्ज़ के लिए करता तो शायद मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन ये सब कुछ उसने पैसे के लिए किया। उसने हमसे हमारा दोस्त, हमारा बड़ा भाई छीन लिया। उस जैसे फ़र्ज से गद्दारी करने वाले शख्स के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। तुम मासूमा को लेकर वक्त पे वहाँ पहुँच जाना। वो अपने बाप के कातिल को अपने हाथों से मारेगी। वो तानिया को अपने घर के अंदर लेके जाने लगी, जहाँ वो रूह को अपने गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मुझे माफ़ कर दो रूह, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया। बचपन से लेकर जवानी तक बेवजह बेमतलब तुम पे हाथ उठाती रही, तुम्हें जलील करती रही। देखो आज मैं खुद जलील होकर रह गई हूँ। मुझे लगा था कि वो उस दुनिया का सबसे अच्छा शख्स है, मुझे बहुत खुश रखेगा, लेकिन उसने तो मुझे दो कौड़ी का ना छोड़ा। मैं कहीं की ना रही। तानिया रोते हुए बोली, जबकि वो यूं ही उसे अपने साथ लगाए चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। खिज़र न जाने मासूमा को अपने साथ कहाँ लेके जा रहा था। पता तो बस इतना कि आज वो किसी बहुत बड़े मकसद के लिए कहीं जा रहे हैं। सड़क पर अंधेरा था, बारिश की वजह से सर्दी की शिद्दत में भी कमाल का इजाफा हुआ था। वो लोग वहाँ पहुँचे तो यारिम एक आदमी को सड़क पर फेंके उसके सर पर खड़ा था। उसने यूनिफॉर्म पहन रखी थी, शायद नहीं यकीनन वो पुलिस वाला था। इस पुलिस वाले के साथ इनकी क्या दुश्मनी हो सकती है? मासूमा का यहाँ आना इतना ज़रूरी क्यों था? आओ मासूमा, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यारिम ने उसे देखकर पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाई। ये है तुम्हारे बाप का कातिल, मैं तुम्हें 10 सेकंड देता हूँ, ख़त्म करो इसे। वो पिस्तौल इसकी तरफ बढ़ाकर कहने लगा, जबकि उसे देखते ही मासूमा का खून खौल उठा था। तो ये था उसके बाप का कातिल, जिसने एक एक सेकंड इसके बाप को तड़पाया था। ऐसी मौत उसे सोचकर लोग कांप कर रह जाते, वैसी मौत उसके बाप को दी थी। देखने गुस्से से कहीं ज़्यादा उसे अपने बाप की मौत का सोच कर रोना आ रहा था कि उससे इस पर रहम ना आया था। वो तो सबकी भलाई चाहने वाला इंसान था। मासूमा, मुझे नहीं लगता तुम में इतनी हिम्मत है। यारिम ने उसके हाथ से पिस्तौल लेना चाहा। जो मासूमा को अपने हाथ पर किसी के हाथ की गिरफ्त सख्त होती महसूस हुई तो शारिफ तो उसने मुड़कर देखा था। शारिफ उसके हाथ पर हाथ रखे खड़ा था। नहीं डेविल, मासूमा कमज़ोर नहीं है, सामने देखो, वो तुम्हारे बाप का कातिल है। यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे बाप का कत्ल किया। क्या तुम इसे ऐसे ही जाने दोगी? शारिफ ने पूछा तो उसने रोते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। तो सामने देखो और उससे उसकी ज़िंदगी छीन लो, जिस तरह से उसने तुम्हारे बाप से उसकी ज़िंदगी छीन कर तुम्हें यतीम कर दिया। मासूमा ने उस शख्स की तरफ देखा जो ज़मीन पर बेहोश पड़ा था। जब शारिफ ने उसके हाथ में पकड़े पिस्टल के ट्रिगर पर जोर डाला था, देखते ही देखते एक गोली उससे निकली और सामने पड़े आदमी को लगी थी। वो आदमी ज़रा सा हिला और फिर बेजान हो गया। मुबारक हो मासूमा, सिद्दीक़ का कातिल मर गया है, तुम्हारा बदला पूरा हुआ। शारिफ के कहने की देर थी कि मासूमा उसके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। जबकि खिज़र ने यारिम को खुशी से गले लगाया। तभी यारिम का फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन पर फातिमा बीबी का नंबर जगमगा रहा था। उसने फ़ौरन फ़ोन उठाया था। हेलो मामू, रूह की आवाज़ गूंजी। मैं हूँ यारिम ने कहा। अगले लम्हे फ़ोन बंद हो गया था। यारिम को रूह की इस हरकत पर गुस्सा आया था। अपने मामू से मेरा हाल पूछ सकती है, मुझसे बात करते हुए जान जाती है, सारे हिसाब चुकाओगी रूह बीबी। इतनी आसानी से माफ़ तो मैं भी नहीं करूँगा। वो गुस्से से फ़ोन वापस जेब में डाल चुका। रूह ने अभी यारिम के फ़ोन पर फ़ोन किया था। बहाना तो खिज़र का था कि वो खिज़र से बात कर रही थी और कुछ नहीं, तो यारिम की आवाज़ ही सुन लेती। तभी फातिमा बीबी बेहोश हो गई। तानिया की चीख के साथ वो वापस कमरे से बाहर भाग गई। तानिया बाजी ने अचानक क्या हो गया? वो फिक्रमंदी से उनके करीब बैठी। पता नहीं रूह अचानक से बेहोश हो गई हैं, चलो जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलते हैं, तानिया ने कहा तो फ़ौरन उसे अपनी चादर लेकर वो उठ गई थी। जारी है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।